हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं मेरे भाई लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। और यहाँ अपन जैसा कि राजस्थान के अब्बा तंत्र को अपन अध्ययन में लिए हुए थे और अब्बा तंत्र के अंतर्गत अपन ने तीनों पॉइंट कवर कर लिए थे। अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां और अंतः प्रवाह वाली नदियां। लेकिन आज की क्लास उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की क्लास के अंतर्गत अब्बा तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाले हैं। भाई सब अच्छे से क्लास को देखिएगा। एंड के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन भी आज आपके लिए लेके आया हूं कि किस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन बनेंगे मेरे भाई अब्बा तंत्र में से। तो बहुत अच्छे से क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले बाबा खाटू श्याम का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, मेरे विद्यार्थियों पे बना रहे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूं खाटू बाबा श्याम से कि मेरे विद्यार्थी जितनी भी तैयारी कर रहे हैं मेरे भाइयों, इनको इनकी नैया तक पार लगाने के लिए मेरे भाइयों आपका सभी पे आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और बाबा किसी के साथ भी बेकार नहीं करते, बस आप तो पूरे जुनून और ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए मेरे भाइयों। और बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर मेरे भाइयों। जैसा कि हर बार मैं आपके लिए कि आपका जो मोटिवेशन है वो बना रहे, आपका जो जज्बा है वो बना रहे, उसके लिए कोई ना कोई पंक्ति लेके आता हूं। तो यहां पे भी लेके आया हूं, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता, दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। बिल्कुल सही बात कही है मेरे भाइयों। अंदर आग लगनी चाहिए, अंदर जुनून होना चाहिए, अंदर किसी चीज को प्राप्त करने के लिए आपका जो पूरा ध्यान है वो एकाग्रित होना चाहिए मेरे भाइयों, तो फिर कोई भी मंजिल दूर नहीं है। तो मेरे भाइयों इस मोटिवेशन स्पीच के साथ अपन आगे बढ़ते हैं और एक शानदार पहलुओं पे बिंदु करेंगे मेरे भाई, पहलुओं पे अपन पॉइंट करेंगे यहाँ पे। जैसा कि टॉपिक का नाम है अपवाय तंत्र और यहाँ नदियों से संबंधित आपके रहने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब ये क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे बेटा, उसके बारे में बारीकी से समझाऊंगा आपको। बस एक काम कर दीजिए, उससे पहले जो भी भाई साहब इस सेशन को शेयर नहीं किए तो तुरंत शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, जिससे कि अत्यधिक बच्चों को इस सेशन का लाभ मिल सके। सबसे पहले आपके सामने जो स्लाइड आई है उस पर लिखा हुआ है कुछ राजस्थान की लंबाई से संबंधित नदियों के बारे में यहां पे दिया हुआ है। इस पे अच्छे से चर्चा कर लेते हैं। एक बार मैं आपके कमेंट भी ले लेता हूं। गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, सभी को पुनः प्यार भरा नमस्कार, सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय जौहर। ओके, अब चलिए मेरे भाइयों, यहां पे आपके नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु में कहा है आपको उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। क्या कहा है बेटा? उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। फिर कहा है दक्षिणी राजस्थान की, फिर कहा है आपके लिए पूर्वी राजस्थान की, मध्य राजस्थान की और पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी। मेरा यह मानना है कि आपको कहीं भी इस पॉइंट के अंतर्गत रट्टा नहीं मारना है मेरे भाई। जी सर, आपको क्या करना है, अगर इनके बारे में भी आपको नहीं पता है तो मैं तो यह कहता हूं हर स्टूडेंट से कि भाई साहब आप पहले मैप बना लीजिए। जी सर, ये आपका मैप बन गया। ओके बढ़िया सर। अब मेरे को एक बात बताइए, मैप के अंतर्गत भाई साहब ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? सर ये उत्तर हो गई। जी सर। और मैप के अंतर्गत मेरे भाइयों ये कौन सी दिशा हो गई? सर ये दक्षिण हो गई अपनी। बिल्कुल। और भाई साहब ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? तो सर ये पश्चिम हो गई। ओके। और ये आपकी कौन सी दिशा हो गई? तो ये पूर्वी दिशा हो गई। ओके सर। अब यहां से आपकी प्रवाहित होने वाली नदियां देख लीजिए। बस बताइए, उत्तर दिशा से आपकी एक नदी प्रवाहित होती है मेरे भाइयों। जी सर, कुछ इस प्रकार से मैंने आपको समझाया था उस नदी को जिसको आपने कहा था घग्गर। तो ये उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी रहेगी। दक्षिण राजस्थान में भी मैंने आपको एक नदी बताई थी, कुछ इस प्रकार से बताई थी। जी सर बिल्कुल बताई थी। तो दक्षिण राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी रहेगी वो भी ध्यान रहे आपको माही रहेगी। ओके सर। फिर भाई साहब इधर की तरफ भी मैंने एक नदी आपको कराई थी और जिसको आपने कहा था चंबल। तो भाई साहब पूर्वी राजस्थान की सबसे लंबी नदी रहेगी चंबल। जी सर। और भाई साहब एक यहां पे नदी थी आपके पश्चिम वाली साइड में, और मेरे भाइयों ये जो नदी थी ये आपके पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी रहेगी। और खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने वाली मेरे भाइयों, यहां से आपकी निकलने वाली उसे कहेंगे मध्य राजस्थान की सबसे लंबी नदी। और मध्य राजस्थान की जो लंबी नदी रहेगी भाई साहब उसका नाम तो आप जानते ही हैं बेटा, जो चंबल में जाके मिलेगी उस नदी को आप कहेंगे बनास नदी। कौन सी नदी मेरे भाइयों? बनास नदी। अब हमसे पूछे कि उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिणी राजस्थान की कौन सी है, पश्चिमी राजस्थान की कौन सी है, पूर्वी राजस्थान की कौन सी है और मध्य राजस्थान की कौन सी है? तो हमारे पास सबके आंसर होने चाहिए। बताइए, उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है बेटा उसका नाम रहेगा, जी सर,
उसे आप कहेंगे बेटा घग्गर नदी। कौन सी नदी मेरे भाइयों? घग्गर नदी। जी गुरुजी। और अगर जाता हूं पूर्वी राजस्थान की तरफ तो उस नदी का नाम रहेगा, जो सबसे लंबी नदी है पूर्वी राजस्थान की, उसे आप कहेंगे चंबल नदी। ओके सर। और दक्षिणी राजस्थान की जो नदी रहेगी भाई सब सबसे लंबी, उसे आप कहेंगे माही नदी। ओके सर। और इधर पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी रहेगी उसके लिए आप कहेंगे कौन सा? लूनी नदी सर। और मध्य राजस्थान की जो बेटा सबसे लंबी नदी रहेगी उसके लिए आप कहेंगे सर बनास नदी। तो इस प्रकार से अगर दिशाओं के आधार पर आपसे नदी पूछी जाए तो बेटा आंसर ये होंगे। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। तो बताइए उत्तरी राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी रहने वाली है वो कौन सी रहेगी मेरे भाइयों? घग्गर नदी आपकी रहेगी। कौन सी रहेगी बेटा? घग्गर नदी रहेगी। दक्षिणी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी रहने वाली है बेटा वो कौन सी रहेगी? तो ध्यान रखना उस नदी का नाम रहेगा माही नदी। पूर्वी राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी रहने वाली है उस नदी का नाम रहेगा मेरे लाडलो कौन सी नदी बेटा? तो उस नदी का नाम रहेगा चंबल नदी। और मध्य राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है तो बेटा उसे ध्यान रखना उस नदी का नाम रहेगा बनास नदी। और पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है बेटा उस नदी का नाम रहेगा लूनी नदी। तो अगर लंबाई के अनुसार कहीं पे भी आपसे ये बातें की जाए तो आप ध्यान रखेंगे, फिर बोल रहा हूं एक बार, कि उत्तरी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो घग्गर है भाई साहब। आपके दक्षिणी राजस्थान की जो सबसे लंबी है वो माही है। आपके पूर्वी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो चंबल है। आपके मध्य राजस्थान की जो भाई साहब सबसे लंबी नदी है वो बनास है। और आपके भाई साहब पश्चिमी राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है वो लूनी है। बोलो बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से सेशन को भाई साहब शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे जुड़ सके मेरे भाइयों, जल्दी से। तो ये पहला अपन ने कवर कर लिया, पहला पॉइंट मेरे भाइयों। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखो अच्छे से समझना भाई साहब, हर बात इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, एक में क्या कहा है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी, और एक में कहा है, गौर से देखो, पूर्णतः या राजस्थान में सबसे लंबी नदी। मतलब बात करते हैं भाई साहब, मैं बगैर मैपिंग के किसी चीज पे बात नहीं करता, मैं आपको बता देता हूं। तो भाई साहब जब राजस्थान की उसने सबसे लंबी नदी कहा है तो मेरा मानना यह है कि चाहे वो कहीं से भी आ रही हो आपको उससे मतलब नहीं है। जैसे एक नदी है आपकी जिसको आप कहते हो चंबल नदी, बिल्कुल सर कहते हैं अपन चंबल नदी, जी सर। और ये जो चंबल नदी है जब आप इसे उद्गम से संगम की ओर देखने के लिए जाते हो, जी सर, कौन सी नदी है बेटा? ये चंबल नदी। ओके सर। और जब ये आपने मिलाई थी, जी सर बिल्कुल मिलाई थी, यहां पे जब आपने मिलाई थी और जिस नदी के साथ बेटा इसको मिलाया था वो नदी थी आपकी यमुना। कौन सी नदी थी? यमुना नदी। अब अच्छे से देखना बात को मैं क्या समझाना चाहता हूं, ठीक है सर। एक तो ये नदी हो गई, फिर अपन चलते हैं भाई साहब, एक नदी खन्नौर की पहाड़ी राजसमंद से होते हुए इस प्रकार राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही थी। उस नदी को आप कहेंगे मेरे भाइयों बनास नदी। ये कौन सी नदी है बेटा? ये थी आपके पास बनास नदी, बिल्कुल सर। तो ये हो गई आपकी बनास नदी। ओके सर, ये तो बनास नदी। और ये कौन सी हो गई मेरे भाइयों? ये हो गई आपकी चंबल नदी। अब ध्यान देना, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं बेटा, चंबल की अगर आपसे यहां से लेके यहां तक टोटल लेंथ पूछा जाए कि चंबल की लेंथ कितनी है, तो ये जो चंबल नदी है भाई साहब, इसकी जब हम लंबाई के बारे में बात करते हैं तो भाई साहब इसकी लंबाई है 1051 किलोमीटर, ठीक है। फिर मैं बनास की अगर बात करता हूं कि इसकी लेंथ कितनी है, तो भाई साहब इसकी है 512 किलोमीटर। अब दोनों में अंतर क्या है देखना, अच्छे तरीके से देखना बेटा। पहली वाली जो नदी है बनास, वो राजस्थान से ही तो निकल रही है, खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से, और सवाई माधोपुर के अंतर्गत जाकर मिल रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो ये राजस्थान से उद्गम है और राजस्थान में ही संगम है। ऐसी हालांकि बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन उनमें ये सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाली नदी है जिसको हम कहते हैं बनास। और देखो यहां क्या लगा हुआ था कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, इसका मतलब राजस्थान से जानी चाहिए लेकिन उसका टोटल लेंथ काउंट किया जाएगा भाई साहब। तो जब देखो की और मैं आए तो भाई साहब ये थोड़ा सा ध्यान रखना, राजस्थान की सबसे लंबी नदी मतलब टोटल लेंथ आ जाएगा। पूर्णतः राजस्थान में मतलब राजस्थान में बहने वाली, इसका मतलब केवल राजस्थान की ही लेंथ आपको वहां पे कवर करनी है। तो यहां पे अपन को दो चीजें समझ में आई कि राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी है मेरे भाइयों वो तो आपकी कौन सी रहेगी बेटा? तो उस नदी का नाम तो रहेगा लाला चंबल नदी। कौन सी नदी रहेगी बेटा? चंबल। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे जो लंबी नदी रहेगी बेटा, इसे ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये जो नदी रहेगी उस नदी का नाम रहेगा क्या?
बनास नदी। तो दोनों पॉइंट अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग थे। ये कई बार क्या करते हैं बच्चे भाई सब जल्दबाजी में, उनको की और में अंतर नहीं समझ में आता है। फिर कह रहा हूं राजस्थान की सबसे लंबी नदी, इसका मतलब इस स्थिति में टोटल नदी का लेंथ नपता है, बस वो राजस्थान से जानी चाहिए। अब वो आ कहां से रही है ये मायने नहीं रखता, और जा कहां रही है ये भी मायने नहीं रखता, उसका टोटल लेंथ नपता है भाई साहब। और राजस्थान में लंबाई का मतलब केवल राजस्थान में लेंथ नापेंगे आप। बोलो क्लियर है ना? बिल्कुल सर। अब चलते हैं भाई साहब आगे के पॉइंट पर। आगे का पॉइंट है अंतः प्रवाह से संबंधित। अंतः प्रवाह की, अब देखो यहां पे भी ध्यान देखो बेटा, अंतः प्रवाह की और राजस्थान की, अंतः प्रवाह की राजस्थान की, जी सर, राजस्थान की सबसे लंबी नदी और अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी, और पूर्णतः राजस्थान में। अब यहां पे देखो फिर वापस से मैं आ गया। पहली बात तो ये तीनों पॉइंटों में अंतः प्रवाह के बारे में कहा है, बिल्कुल कहा है सर। और अंतः प्रवाह की नदियों का मीनिंग होता है मेरे भाइयों ऐसी नदियां जिनका उद्गम तो होता है लेकिन संगम नहीं होता, वो मेरे भाइयों मरुस्थलीय क्षेत्र में जाके उनका पानी लुप्त विलुप्त या समाप्त हो जाता है, उन्हें कहते हैं बेटा अंतः प्रवाह वाली नदियां। तो अंतः प्रवाह की राजस्थान की सबसे जो लंबी नदी मानी जाती है बेटा, वो हमेशा ध्यान रखना उस नदी का नाम रहेगा क्या? घग्गर नदी। अंतः प्रवाह की राजस्थान की या भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है कौन? घग्गर नदी। और अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी का नाम क्या है? तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, उसे कांकनी कहते हैं, या मेरे भाइयों उस नदी को बेटा कांकने भी कहते हैं, कांकनी या कांकने, या उस नदी को मसूरदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मसूरदी नदी भी कहते हैं। आपने देखा था जब मैंने मैप बनाया था तो आपने देखा था कि अंतः प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है, मैं यहां पे आपको थोड़ी देर के लिए ले आता हूं। जी सर बताइए। अंतः प्रवाह की जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी ये रही शिवालिक हिमालय, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से बहते हुए जो आपके यहाँ पाकिस्तान की तरफ गई थी। ये अंतः प्रवाह की भाई सब सबसे लंबी नदी है जिसको अपन ने घग्गर कहा था। फिर जैसलमेर के अंतर्गत एक 27 किलोमीटर रन करने वाली नदी थी जिसको आपने कांकनी या कांकने या मसूरदी कहा था। फिर खंडेला की पहाड़ी से निकलने वाली एक कांतली नदी थी, कांतली नदी यहाँ सीकर से निकलकर और यहां तक गई थी मेरे भाइयों, झुंझुनू तक गई थी, और इस नदी को आपने कहा था क्या? कांतली नदी। तो भाई साहब अंतः प्रवाह की राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो घग्गर हो गई। जी सर बिल्कुल हो गई। अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी कांकनी, कांकने या मसूरदी हो गई। और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, अब देखो यहां पे देखो, बताओ ये भी राजस्थान में बह रही है पूर्णतः, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, ये भी पूर्णतः, लेकिन दोनों का जब लेंथ चेक किया जाता है तो लेंथ ज्यादा किसका है? इस नदी का है, और इस नदी का नाम है बेटा कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। अब यहां पे जो मैंने ये 3 नदियां आपको दर्शाई हैं, जी सर, ये सब अंतः प्रवाह वाली हैं। ये नदियां कैसी हैं? ध्यान रहे, अंतः प्रवाह वाली नदियां। और अंतः प्रवाह वाली नदियों के अंतर्गत अंतः प्रवाह वाली नदियां, इनके अंतर्गत मैं पूछूं अंतः प्रवाह की भाई साहब सबसे छोटी नदी, तो भाई साहब ये छोटी नदी रहेगी जिसको आप कांकनी कह सकते हैं, कांकने कह सकते हैं, मसूरदी कह सकते हैं। अंतः प्रवाह की राजस्थान में, अंतः प्रवाह की राजस्थान में सबसे लंबी नदी, तो अंतः प्रवाह की भाई साहब राजस्थान में सबसे लंबी नदी ये हो जाएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अंतः प्रवाह की सबसे छोटी नदी ये हो जाएगी, और अंतः प्रवाह की भाई साहब आपकी जो सबसे लंबी नदी है, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी जो नदी है वो भाई साहब ये हो जाएगी। तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी का नाम रहेगा क्या? घग्गर नदी। ओके सर। राजस्थान में अंतः प्रवाह की सबसे लंबी जो नदी है उसका नाम रहेगा लालाओ बेटा क्या? कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली। और सबसे जो छोटी नदी है भाई साहब उसका नाम है कांकनी नदी। कौन सी नदी? कांकनी, या इसे कांकने कह सकते हैं। तो यहां पे ये भी आपको अंतः प्रवाह से संबंधित ध्यान रखनी है चीजें। कई बार क्या करता है वो आपसे कहता है कि आपके पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि अंतः प्रवाह की है। अब उस जगह पे ऑप्शन में वो फर्स्ट में ही बनास रख देता है, तो कुछ बच्चे बनास को ही टिक कर देते हैं, जबकि उसने एंड में कहा जो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है और अंतः प्रवाह की होनी चाहिए। तो अब देखो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली अंतः प्रवाह की तो कांतली है, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, इसका मतलब आप ये कंडीशन जरूर देखेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए यहां तक बिल्कुल समझ में आ गया आपके? ओके सर। अब बढ़ते आगे।
यहां पे लिखा गया है राजस्थान के वह जिले जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। ओके सर, तो भाई साहब जब मैंने आपको पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कराया था, जी सर बिल्कुल कराया था, उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत मैंने आपको एक शब्द कराया था, अगर आपको याद हो तो। जी सर बताइए, एक शब्द था अपने पास जिसको आपने कहा था थली। क्या था? थली। और थली का मीनिंग मैंने यह कराया था मेरे भाइयों कि मरुस्थल में ऊंची उठी हुई भूमि को, मरुस्थल में ऊंची उठी हुई भूमि को मेरे भाइयों पता है क्या कहते हैं बेटा? थली कहा जाता है। मरुस्थल में ऊंची उठी हुई भूमि को पता है बेटा क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना बेटा, थली कहा जाता है, अगर आपने रिवीजन किया है तो। और बताइए, जब मैं यहां पे ये कह रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनना भाई, सब चीजों को मैं आपको रटा नहीं रहा, बिल्कुल क्लियर करके पढ़ा रहा हूं। बताइए, ये अरावली है, अरावली के पश्चिमी साइड में आपका मरुस्थल है। तो राजस्थान के वह जिले जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, इतना तो मैं समझदार हूं और इतना मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूं कि आप भी इतने समझदार हैं कि भाई साहब आपके अरावली पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग में तो ये कंडीशन लागू नहीं होगी। ये कंडीशन अगर लागू होगी तो मरुस्थल में होगी बिल्कुल, और मरुस्थल में भी मेरे हिसाब से ये कंडीशन वहां लागू होनी चाहिए जहां सबसे ऊंचा भाग है। क्यों? क्योंकि ऊंचे भाग पर भाई सब नदियों का पानी पहुंच नहीं पाता है। अब आपको ये जो थली पॉइंट है ये काफी मदद कर रहा है, अगर आपको याद है तो, कि मरुस्थल में ऊंची उठी हुई भूमि को क्या कहते हैं? थली। जी सर, अब ये कंडीशन अगर अपन मरुस्थल में देखने के लिए चलेंगे तो आपके पास एक जिला था इस जगह पे जिसको आपने कहा था बीकानेर, बिल्कुल। और सर एक जिला यहां पे था आपके पास जिसको आपने कहा था चूरू। ये दो जिले हैं मेरे भाइयों आपके पास, जिसमें से एक का नाम है बीकानेर और बेटा एक का नाम है चूरू। ओके सर, तो ये जो जिला आप देख रहे हो ये तो है बीकानेर। जी सर, ये तो बीकानेर, और ये जो जिला देख रहे हो आप ये है चूरू। इसीलिए तो देखो पहले घग्गर नदी आपकी पता है यहां तक जाया करती थी जैसलमेर तक, लेकिन इनमें आपका मिट्टी का जमाव मरुस्थल के द्वारा इधर से पवने जो चलती है उन्होंने मिट्टी का जमाव यह ज्यादा कर दिया, तो वर्तमान में इन जिलों में मिट्टी के जमने की वजह से ये काफी ऊंचे हो चुके हैं। अब आपकी घग्गर नदी यहां से क्रॉस नहीं करती है, वो यहीं से मुड़ जाती है। तो राजस्थान के ये दो जिले वो हैं भाई साहब आपके बीकानेर और चूरू जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। तो ध्यान रखना, राजस्थान के वह जिले जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती तो भाई साहब उसमें एक का नाम आएगा बीकानेर और एक का नाम आएगा क्या? चूरू। कि राजस्थान के वह जिले बताइए जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, तो बीकानेर और चूरू। अब यहां से आप एक बात और ले जाइए मेरी तरफ से कि राजस्थान का वह संभाग जो न्यूनतम नदियों वाला संभाग कहलाता है तो भाई साहब कौन सा रहेगा? बीकानेर, क्योंकि चूरू तो संभाग है नहीं। तो संभाग में जब ये बात पूछी जाए तो आंसर कहां चला जाएगा? बीकानेर चला जाएगा। एक बार सेशन को और शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, फिर देखो कितने अच्छे तरीके से अपन भाई साहब गर्दा उड़ाते हैं इन पॉइंटों में। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आना बाकी है मेरे भाइयों, और आज मैं आपसे कुछ बातें भी करूंगा अपन को पढ़ते हुए रेगुलरिटी के साथ। कई दिन हो गए मैं आपसे कभी भी मिला नहीं, कभी भी आपको देखा नहीं, और मेरे भाइयों ना मुझे ये पता आप कौन कौन से जिले से हैं। तो आज बहुत अच्छी बातें आपसे करने वाला हूं लास्ट के अंतर्गत, सभी सेशन में बने रहिएगा। अपन आज बहुत ज्यादा क्लोज होंगे दोनों, क्योंकि रेगुलरिटी के साथ आप भी पढ़ते आ रहे हो, मैं भी पढ़ा रहा हूं, और बहुत ईमानदारी के साथ अपन दोनों मिलकर अध्ययन कर रहे हैं, और इसी प्रकार से कदम आगे बढ़ाते हुए पूरा राजस्थान का ज्योग्राफी कवर करेंगे। बस आपका विश्वास यूं ही बना रहे। अब देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला, फिर पूछा राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग और राजस्थान का न्यूनतम नदियों वाला संभाग। मैं यहां पे बात 1 मिनट में खत्म करता हूं। आइए, जब यह पूछा जाए राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला, तो बेटा एक बात ध्यान रखना, राजस्थान का सर्वाधिक जो नदियों वाला जिला है भाई सब देखो, आपसे यह कहा गया हो कि सर्वाधिक नदियों वाला, सर्वाधिक नदियों वाला। ओके सर, अब सर्वाधिक नदियों वाला आपसे पूछा गया हो कि जिला कौन सा है, तो ध्यान रखना भाई साहब सबसे ज्यादा नदियों वाला जिला तो यह है सर जिसको आप कहते हो बेटा चित्तौड़गढ़। ओके सर, यह सर्वाधिक नदियों वाला जिला है, जिला। जी सर, चित्तौड़गढ़। और न्यूनतम नदियों वाले जिले तो अभी मैं आपको बता के आ रहा हूं, ये दोनों जिले। जी सर बिल्कुल बता के आ रहे हैं, जिनमें एक का नाम है बीकानेर। ओके सर, और एक का नाम है चूरू।
तो ये दोनों की दोनों जो जिले हैं ये राजस्थान के अंतर्गत मेरे भाइयों सर्वाधिक नदियों वाला जिला तो कौन रहेगा? चित्तौड़गढ़। और न्यूनतम नदियों वाले जिले रहेंगे दोनों बीकानेर और चूरू, क्योंकि ये वो जिले हैं जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती। तो ये तो किसके रूप में बात रहेगी बेटा? ध्यान रखना, ये रहेगी सर्वाधिक नदियों वाला। एक तो सर्वाधिक नदियों वाला जिला जो रहेगा वो तो ये रहेगा, ठीक है। और न्यूनतम नदियों वाला जो जिला रहेगा, न्यूनतम नदियों वाला, जी सर, तो न्यूनतम नदियों वाला, तो भाई साहब न्यूनतम नदियों वाले जो जिले रहेंगे वो ये दोनों रहेंगे बीकानेर और चूरू, ठीक है। तो यहां तो आपको, मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को तकलीफ होनी चाहिए कि राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला जो रहेगा बेटा वो तो आपका आ जाएगा कौन? चित्तौड़गढ़। अभी देखो मैं जिलों पे बात कर रहा हूं, फिर संभाग पे भी आऊंगा, ठीक है, ठीक है सर। फिर राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग जिला तो आपका कौन सा आ गया? कोटा, ठीक है। फिर पूछ रहा है राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तो ध्यान रखना ये जो आप बाउंड्री देख रहे हो इधर की तरफ हाड़ौती क्षेत्र, इधर एक संभाग पड़ता है जिसका नाम है क्या? कोटा संभाग। बिल्कुल सर। तो राजस्थान का बेटा सर्वाधिक नदियों वाला संभाग पूछे तो आपका आंसर आएगा कोटा संभाग। अब इस जगह पे भी कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। कैसे सर? वो पूछता है राजस्थान का न्यूनतम नदियों वाला संभाग, तब तक तो आंसर बीकानेर दे देते हैं मेरे भाइयों। तो राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग रहेगा वो तो कोटा रहेगा, और न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग रहेगा वो बीकानेर रहेगा, ये ध्यान रहे। तो राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला जिला तो कौन है? चित्तौड़गढ़। और न्यूनतम नदियों वाले जिले अगर रहेंगे, न्यूनतम नदियों वाला जिला, तो न्यूनतम नदियों वाले अगर जिले रहेंगे तो वो दो रहेंगे, बीकानेर और चूरू। अब आप संभाग में आ जाइए, तो राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा और राजस्थान का न्यूनतम नदियों वाला संभाग, तो देखो बीकानेर अपने आप में खुद एक संभाग है, जी सर। तो न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग आएगा वो ध्यान रखना उसका नाम रहेगा बीकानेर संभाग। ओके सर। तो यहां पे बिल्कुल कंफ्यूज पैदा नहीं करना आपको बेटा, सर्वाधिक नदियों वाला जिला रहेगा चित्तौड़गढ़, ओके सर। न्यूनतम नदियों वाले जिले रहेंगे बीकानेर और चूरू, ठीक है सर। सर्वाधिक नदियों वाला जो संभाग रहेगा वो कोटा रहेगा, और न्यूनतम नदियों वाला जो संभाग रहेगा वो कौन सा रहेगा? बीकानेर रहेगा, ओके बेटा। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। राजस्थान में कुछ स्थित जो जलप्रपात है वो मैंने एक ही साथ आपके लिए यहां पे ले लिए हैं, क्योंकि वहां पे अपन ने देखे थे जब नदियां पड़ रहे थे कुछ जलप्रपात आए थे, तो मेरा जिम्मेदारी था कि इनको एक ही साथ यहां पे कवर करा दूं। तो सुनिएगा आराम से बेटा। चूलिया जो जलप्रपात अपन पढ़ के आए थे, ये सच बताना अपन ने किस नदी पे पढ़ा था सर? ये अपन ने पढ़ा था गुरुजी चंबल नदी पे, बिल्कुल। इसकी जो स्थिति अपन ने देखी थी चंबल नदी पे पढ़ा था, लेकिन स्थिति की जब अपन ने बात की थी तो भाई साहब ये स्थित था आपके कहां पे? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, बिल्कुल था सर। और चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत भी स्थान था आपका भैंसरोडगढ़। कौन सा था? भैंसरोडगढ़। तो भाई साहब चूलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी पे रहेगा, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ नामक स्थान पर रहेगा। फिर अगली बात मैंने ये भी की थी, मेनाल जलप्रपात की जो स्थिति है वो कौन सी नदी पे है? तो आपने कहा था सर ये नदी रहेगी मेनाल नदी, ओके। और मेनाल नदी पे ये जलप्रपात स्थिति कहां रहेगी? कौन से जिले में इसकी स्थिति रहेगी? तो ध्यान रखना ये जलप्रपात रहेगा आपके भीलवाड़ा के अंतर्गत, ओके सर। फिर अपने पास एक जलप्रपात और था, भीमलत जलप्रपात, ठीक है सर। नदी कौन सी रहेगी? तो भाई साहब भीमलत जलप्रपात जो है वो आपके मांगली नदी पर रहेगा। कौन सी नदी पर? मांगली नदी पर। और बेटा आपसे कहूं कि इसकी स्थिति कहां रहेगी? तो ध्यान रखना मेरे भाइयों इसकी स्थिति रहेगी कहां पे? बूंदी। तो देखो आपको राजस्थान के अंतर्गत बनने वाले जो ये जलप्रपात हैं तीन, इनका पता होना चाहिए बेटा। एक हमने कौन सा देखा है? चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर चित्तौड़गढ़ में है। एक है मेनाल जलप्रपात जो कि मेनाल नदी भीलवाड़ा में है, और एक है बेटा आपके पास भीमलत जलप्रपात जो मांगली नदी बूंदी के अंतर्गत है। अब आपसे यह कहा जाए कि इन सभी जलप्रपातों में बेटा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो चूलिया। तो ध्यान रखना यह है राजस्थान का, मतलब कौन सा वाला जलप्रपात? चूलिया बेटा। यह है राजस्थान का, ध्यान रखेंगे बेटा सभी जलप्रपातों में मेरे भाइयों यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो बेटा यह है राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है।
और इसकी हाइट भी ध्यान रखेंगे आप कितनी है, 18 मीटर। बेटा जलप्रपात का मीनिंग ये होता है जब कोई नदी किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकल के आती है तो बेटा फिर वो पठार पे आती है। जैसे मैं यहां आपको समझाऊं, जैसे ये कोई पहाड़ी एरिया हो गया, जी सर, अब पहाड़ी एरिया से जस्ट नीचे मिलते हैं आपको पठार, बिल्कुल, तो सर ये पठार हो गया, ठीक है सर, और ये हो गया आपका मैदान। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, जलप्रपात कैसे बनते हैं। जब कोई नदी किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकल के आती है यहां से, तो यहां तीव्र ढलान होने की वजह से स्पीड पानी की तेज होती है, बिल्कुल ठीक सर। फिर ये पठारी भाग पे आने के बाद जब बेटा पठार से नीचे ये मैदान में उतरती है तो बेटा इस जगह पे क्या है, पठार का मीनिंग होता है जिसके किनारे खड़े ढाल के हों। तो यहां से क्या करती है, ये पानी ऐसे तो इसका गिरता नहीं है, ऐसे गिरता है आगे की ओर। और अगर बेटा यहां ध्यान रखना मेरे भाइयों, ये जो पानी गिर रहा है इसमें 2-3 कंडीशनें हों। एक तो पानी की गति कैसी हो, तेज हो। पानी कैसे गिर रहा हो बेटा, तेज गति से गिर रहा हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन, पानी की गति तेज तो है ही है, लेकिन दूसरी कंडीशन ये कि मानवीय क्रियाकलाप जो आप करते हैं कि नहाना धोना एंजॉय करना, तो मानवीय क्रियाकलाप भाई साहब बिल्कुल नहीं कर सकते। ओके सर, और ये जो पानी है भाई साहब वो कहां से गिर रहा हो, अधिक ऊंचाई से गिर रहा हो। बेटा कहां से गिर रहा हो, अधिक ऊंचाई से गिर रहा हो। तो बेटा अगर ये 3 कंडीशन कोई फॉलो कर रहा है उसको कहते हैं बेटा जल प्रपात। जब पानी काफी तेज गति से नीचे गिरता है, मानवीय क्रियाकलाप करना उचित नहीं हो और अधिक ऊंचाई से गिर रहा हो तो बेटा उसे कहते हैं जलप्रपात। इसीलिए मानसून के सत्र में बताइए आप, जब भी हम फ्रेंड सर्कल के साथ घूमने के लिए जाते हैं तो हर एक फ्रेंड यही कहता है कि सर, या आपसे आपस में जब अपन बात करते हैं तो यही तो कहते हैं कि झरनों में नहाने चल रहे हो क्या। किसी के मुंह से कभी भी नहीं निकलता कि जलप्रपात में नहाने चल रहे हो क्या, क्योंकि जलप्रपात में नहाने का मतलब है फिर उठा लाइए उसे बंगाल की खाड़ी से। यहां पानी की गति काफी तेज होती है, तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये 3 जलप्रपात आपको ध्यान रखने हैं। और जलप्रपात का मीनिंग क्या होता है, अधिक ऊंचाई से पानी गिरना चाहिए, तेज गिरना चाहिए, और दूसरी बात मानवीय क्रियाकलाप करना उचित नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है, जलप्रपात। अगर इन तीनों चीजों को कम कर दें, कम ऊंचाई से गिरना चाहिए और मेरे भाइयों पानी की स्पीड भी कम होनी चाहिए और मानवीय क्रियाकलाप करना उचित हो, तो बेटा उसे कहते हैं झरना। क्या कहते हैं, झरना। चलिए मेरे भाइयों, और जल्दी से सेशन को भाई साहब शेयर कर दीजिए और भी बच्चे जुड़ जाए, क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अब आने लगे। राजस्थान की लगभग समतुल्य दिखने वाली नदियों में अंतर। समतुल्य का मतलब होता है बेटा एक जैसे नाम की दिखने वाली नदियां हैं, लेकिन उनमें कई बार बच्चे गलती करते हैं, तो वो आपसे नहीं होनी चाहिए। आइए मैं समझाता हूं। जैसे यह खारी, खारी नाम से आपके सामने 3 नदियां दिख रही हैं। एक ये खारी, एक और खारी दिख रही है आपको, और एक और खारी। अब बताइए जो 3 खारियां उनको लिखा तो एक ही तरीके से गया है, लेकिन बेटा सब अलग अलग हैं। जब मैंने आपको याद हो तो लूनी नदी जब पढ़ाई थी, बिल्कुल पढ़ाई थी सर, और जब लूनी नदी की आपको सहायक नदी कराई थी, बिल्कुल सर, तो लूनी की अगर सहायक नदियां आपको कराई थी तो उनमें अगर कुछ याद आ रहा हो तो आपको, मैंने एक कराई थी बेटा आपको सूकड़ी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मैंने एक कराई थी बांडी, मैंने एक कराई खारी, एक कराई जोजड़ी, बिल्कुल सर, जोजड़ी, जी सर। एक थी आपके पास जवाई, ओके सर। एक थी आपके पास सागी, और एक थी मेरे भाइयों मीठड़ी। कौन थी, मीठड़ी। और एक नदी और थी जिसको आपने कहा था लीलड़ी। अब बताइए इनमें से मेरे भाइयों एक सहायक नदी अगर आप गौर फरमा पा रहे हो तो भाई साहब ये रही। तो एक तो खारी आपको ये दिख गई, बिल्कुल दिख गई सर। तो भाई साहब एक तो लूनी नदी की सहायक नदी है कौन सी, खारी, बिल्कुल गजब कह रहे हैं सर। अब दूसरी खारी पे चलते हैं, चलिए सर। भाई साहब जब आपको कुछ याद हो, जी सर बताइए। मैंने भाई साहब एक झील आपको कराई थी जिसका नाम था भाई साहब सांबर झील, बिल्कुल कराई थी सर। और ये जो सांबर झील कराई थी इसके अंतर्गत भाई साहब आपको याद हो तो भाई साहब एक ही बार में याद आ जानी चाहिए। जी सर आप तो बताइए, याद आ जाएगी। भाई साहब नागौर से एक नदी आ रही थी ऐसे करके, और नागौर से वो आने वाली उस नदी का नाम था क्या, खारी नदी। कौन सी नदी थी मेरे भाइयों, वो खारी नदी, बिल्कुल थी सर। तो बेटा देखो एक खारी ये नदी आ गई, बिल्कुल आ गई सर। किस में आ गई है ये, अंतः प्रभाय की नदियों में आ गई सांबर झील, जो कि मैंने अंतः प्रभाय क्षेत्र के अंतर्गत ये नदी कराई थी, बिल्कुल कराई थी सर। तो एक खारी ये हो गई, एक खारी ये हो गई, ध्यान से सुनना, 2 खारी हो गई। अब एक खारी आपके पास और बची। तो अगर आपने बनास नदी का त्रिवेणी याद कर लिया हो अच्छे तरीके से
किसका त्रिवेणी? बनास नदी का त्रिवेणी। तो ये आपके पास एक नदी थी जिसका नाम था बनास। ओके सर, कौन सी नदी थी? बनास नदी थी। फिर अजमेर से इसमें आके एक नदी गिरी थी मेरे भाइयों, जिसको आपने कहा था डाई। कौन सी? डाई नदी थी। कौन सी नदी थी बेटा? डाई नदी थी। और राजसमंद से आती है एक फिर और खारी। कौन सी? खारी नदी। और ये जो आपने त्रिवेणी बनाया था, अगर आपको याद हो तो बेटा ये बना था टोंक के राजमहल में, नहीं है क्या? टोंक के राजमहल के अंतर्गत बना था बनास नदी का त्रिवेणी संगम, जिसमें भी 3 नदियां थी मेरे भाइयों। एक आपके पास डाई थी, एक बनास थी, और एक फिर यहां पे वापस आई थी। कौन सी नदी आई थी? खारी नदी आई थी। गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बताओ, ये खारी नाम से राजस्थान में बेटा एक नहीं बेटा 3 नदियां हैं। तो देखो भाई, उससे तो क्वेश्चन पूछने में आनंद आएगा ही, नहीं है कि भाई साहब? बिल्कुल आएगा सर। अब वो आपसे ये कहेगा कि भाई साहब लूनी की सहायक नदी नहीं है, लूनी की सहायक नदी नहीं है, तो बताइए भाई साहब वो ऑप्शन के अंतर्गत खारी रख सकता है? बिल्कुल रख सकता है सर। जैसे लूनी की सहायक नदी नहीं है, उसने एक ऑप्शन के अंतर्गत रखा, मान लो जवाई, एक रखा जोजड़ी, एक रखा सुकड़ी, और एक लिख दिया खारी। अब बताइए, सुकड़ी तो राजस्थान में कोई 2 नदी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जोजड़ी भी कोई 2 नदी नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जवाई भी 2 नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये वही खारी है जो लूनी की है? क्योंकि खारी एक नहीं बेटा, खारी 3 हैं। अब बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? तो भाई साहब ये खारी 3 नदियां हैं भाई साहब, इनको ध्यान रखना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। तो एक खारी तो आपने लूनी की देख ली, एक खारी जो नदी है भाई साहब उसे ध्यान रखेंगे, अंतः प्रभाय वाली नदी है। एक खारी जो नदी है आपकी वो अंतः प्रभाय वाली नदी है। बिल्कुल गजब कह रहे हैं सर आप, अंतः प्रभाय वाली नदी। और एक जो खारी है मेरे भाइयों वो बनास नदी की सहायक नदी है। ध्यान रखना बेटा, बनास नदी की सहायक नदी है, बनास नदी की सहायक नदी है। पूरे 360 डिग्री एंगल पे भाई साहब सॉल्यूशन चल रहा है नदियों का। तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, एक भी बात छूटे नहीं। बिल्कुल सब बच्चे एक बार पहले ये बताइए कि बात समझ में आई कि नहीं आई। आ गई हो तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों, अभी तो कमाल की बात आने वाली है। ओके मेरे भाइयों, चलिए अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला पॉइंट ये, एक नदी है हमारे पास साबरमती और एक है सागरमती, है ना? दोनों नदियां अलग अलग है। कैसे है मैं वो बताता हूं बेटा। जो आपकी साबरमती नदी है, अगर आपको याद हो तो आपके उदयपुर में झाड़ोल तहसील में पादराला गांव की पहाड़ी से निकलती है। तो ये वो नदी है भाई साहब जिसका उद्गम आपने किया था कहां से? उदयपुर से किया था। और भाई साहब ये वो नदी है जिसका आपने जो संगम किया था, अगर याद हो तो भाई साहब ये संगम किया था खंबात की खाड़ी के अंतर्गत। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, उस नदी का नाम था साबरमती। लेकिन जब मैं जाता हूं सागरमती नदी पर तो ध्यान रखना भाई साहब, लूनी नदी को मेरे भाइयों, लूनी नदी को बेटा जब बात की जाए कभी भी कि लूनी नदी को उद्गम के समय, लूनी नदी को उद्गम के समय बोलते हैं क्या बेटा? मैंने उपनामों में कराया है, सागरमती नदी कहा जाता है। तो लूनी नदी को बेटा उद्गम के समय क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना भाई साहब, लूनी नदी को उद्गम के समय कहा जाता है सागरमती, जबकि साबरमती नदी अलग है। और लूनी को ही उद्गम के समय क्या कहते हैं? सागरमती। फिर आती है आपके पास एक साबी और एक आ जाती है सागी। ये दोनों नदियां अलग अलग हैं मेरे भाइयों। जब साबी पे आप जाते हो तो ये वो नदी है जिसका उद्गम मेरे भाइयों जयपुर के अंतर्गत सेवर की पहाड़ी से होता है, और जाके ये अपना अंतिम जो करती है भाई साहब वो आपके हरियाणा में करती है। अंतः प्रवाह वाली नदी है ये साबी, ध्यान रखना। तो जो साबी नदी है वो तो कैसी है? अंतः प्रवाह वाली नदी है। ओके बिल्कुल है सर ये अंतः प्रवाह वाली नदी। और आपको याद हो तो कुछ हिंट दे देता हूं, हरियाणा के मैदान में समाप्त, ये हरियाणा के मैदान में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो ठीक है सर। सागी जो नदी है, देखो अभी मैंने थोड़ी देर पीछे ही कराया था, ये रहा सागी, ये रहा सागी। बिल्कुल ठीक कह रहे। तो सागी तो किसकी है? लूनी नदी की सहायक है। बिल्कुल गजब गुरुजी। तो भाई साहब साबी अलग है और सागी अलग है। सागी ध्यान रखना बेटा किस नदी की सहायक है? तो आप ध्यान रखेंगे लूनी नदी की सहायक। सागी जो नदी है आपकी मेरे भाइयों वो किसकी रहेगी? लूनी नदी की बेटा सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। तो यहां पे आप इन 4 नदियों को और याद करेंगे। एक कौन सी थी? साबरमती थी। इसका मीनिंग क्या है? एक थी सागरमती, ये दोनों अलग अलग है। एक थी साबी
और एक थी सागी। इन सबको आप ध्यान रखेंगे, अलग अलग वाली नदियों को। ओके, आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ के हमारे पास नदी आती है पश्चिमी बनास, बनास, सूकड़ी और सूकली। इनको भी ध्यान से सुनो। जी सर बताइए। जब मैं पश्चिमी बनास नदी की बात करता हूं तो नया सानबरा गांव की पहाड़ी ये कहां से निकलती है? सिरोही से निकलती है। बिल्कुल सर, ये पश्चिमी बनास नदी वो है बेटा जिसका जो उद्गम है, उद्गम जो है वो अपन ने देखा था सिरोही के अंतर्गत से देखा था। और इस नदी के जब अपन ने संगम की बात की थी तो संगम हुआ था भाई साहब कच्छ के रण के अंतर्गत। तो उद्गम सिरोही से है और संगम है कच्छ के रण के अंतर्गत। फिर बनास नदी की बात करता हूं तो भाई साहब बनास नदी का जो उद्गम है वो ध्यान रखना आप, बनास नदी का उद्गम था राजसमंद से। और भाई साहब संगम की जब बात हुई थी तो संगम हुआ था भाई साहब इसका चंबल नदी में। किस नदी में हुआ था बेटा? चंबल नदी के अंतर्गत हुआ था सवाई माधोपुर में। तो दोनों नदी अलग अलग हैं। पश्चिमी बनास अलग है जो सिरोही से निकलती है कच्छ के रण में जाती है, ठीक है सर। और आपकी बनास नदी अलग है जिसका उद्गम राजसमंद से, और चंबल नदी सवाई माधोपुर में संगम होता है। फिर सूकड़ी जो आई थी वो आपको पता होगा किसकी सहायक थी? बिल्कुल पता है सर। तो ये लूनी की सहायक नदी थी। सूकड़ी मीठड़ी नहीं है क्या? लूनी की सहायक नदी थी। लेकिन जो सूकली थी ये ध्यान रखना भाई साहब आपके किसकी? पश्चिमी बनास नदी की सहायक थी। बिल्कुल सर, पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी थी। तो पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है, गलती मत करना। कौन सी बेटा? सूकली। और आपकी लूनी के अंतर्गत जो आती है वो ध्यान रखना वो है सूकड़ी। क्या है? सूकड़ी। बिल्कुल सर। तो यहां पे अपन ने देखा कि एक तो पश्चिमी बनास नदी में अंतर किया, एक अपन ने बनास, दोनों में अंतर किया। एक अपन ने देखा कि सूकड़ी है, एक किस नाम से है? सूकली नाम से है। इन दोनों का हमने चारों नदियों का अंतर देखा। यह अंतर आपको कब नजर आएगा मेरे भाइयों? जब आपने इस क्लास का अच्छे से रिवीजन किया होगा। ओके मेरे भाइयों, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगली बात ये, एक आती है मोरेन और एक आती है मोरेल। अब सुनिए मोरेन और मोरेल। तो मोरेन जो होती है बेटा ये किसकी सहायक है? ये ध्यान रखना, ये तो माही नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? माही नदी की सहायक नदी है। और मोरेल जो है मेरे भाइयों ये भी आप ध्यान रखेंगे बेटा, ये आपकी सहायक है जिसे आप कहेंगे बनास नदी की सहायक, क्योंकि ये वही नदी है जिस पे मोरेल बांध बना हुआ है दौसा और सवाई माधोपुर में। तो यहां पे भी ये दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो मोरेन, तो मोरेन तो है माही की, और एक है मोरेल, तो मोरेल है आपकी बनास की सहायक। ओके ठीक है सर। फिर आता है एक पार्वती आपके पास आती है जिसमें वावन माला नहीं कटा हुआ है, और फिर एक पार्वती आती है जिसमें वावन माला कटा हुआ है। तो जिसमें भाई साहब वावन माला नहीं कटा हुआ है वो ध्यान रखना वो है आपके चंबल नदी की सहायक। वो तो आपकी बेटा किस नदी की सहायक नदी हो जाएगी? तो वो चंबल नदी की सहायक नदी है। और जिसमें कटा हुआ है वो ध्यान रखना भाई साहब वो आपकी गंभीर नदी की सहायक। किसकी बेटा? गंभीर नदी की मेरे भाइयों सहायक नदी है आपकी कौन सी भाई साहब? पार्वती। तो यहां पे भी आपकी चार नदियां जो है इनमें भी आप अंतर करेंगे, एक मोरेन है, एक मोरेल है, एक पार्वती है, एक पार्वती है जिसमें वह कटता है। ओके चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया मेरे भाइयों। अगला पॉइंट, एक गंभीर है, एक गंभीरी है, एक काली सिंध है, एक काली सिल है। इसमें कैसे अंतर कर पाएंगे? जो गंभीर नदी है मेरे भाइयों इसे ध्यान रखना, इसका जो उद्गम है वो मैंने आपको बताया हुआ है सपोटरा गांव की पहाड़ी करौली से होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये अपना संगम जाके करती है, अगर आपको नहीं पता तो याद रखना यमुना नदी में करती है ये संगम। यमुना नदी यूपी के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है जो मैंने लिखाया हुआ है आपको, जिसे आप कहेंगे मैनपुरी। बिल्कुल ठीक सर। तो ये तो किसकी बात हो गई? गंभीर की। लेकिन फिर मैं चलता हूं किस पे मेरे भाइयों? गंभीरी पे। तो ये जो गंभीरी नदी है भाई साहब इसको मैंने आपको बताया था कि इसका उद्गम होता है एमपी से। जी सर। और ये जो अपना संगम करती है, ये संगम करती है मेरे भाइयों किस नदी के साथ? बेड़च नदी के साथ करती है, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। और यहीं पे बना हुआ है बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। फिर आती है एक नदी आपकी जिसको आप कहते हैं सर क्या? काली सिंध नदी। कौन सी नदी आ जाती है? काली सिंध। और एक आती है बेटा काली सिल। इन दो को भी ध्यान रखेंगे, काली सिंध और काली सिल। जी सर बताइए। जो काली सिंध है भाई साहब ध्यान रखना ये किस नदी की सहायक है? तो भाई साहब ये चंबल नदी की सहायक नदी है। जी गुरुजी।
चंबल नदी की सहायक नदी है। ओके सर। और काली सिल किसकी है? तो काली सिल ध्यान रखना भाई साहब, ये आपके बनास नदी की सहायक नदी है। ओके सर। बनास नदी की सहायक नदी जो आती है उसे तो कहेंगे काली सिल, और चंबल नदी की जो सहायक नदी है उसे कहेंगे काली सिंध। आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे अपन ने झालावाड़ में देखा था गागरोन उनका दुर्ग। क्लियर है जी सर। अगला जो क्वेश्चन है मेरे भाइयों, अगले जो कुछ मिलती जुलती नदियां हैं उनमें एक का नाम है मानसी। क्या है बेटा? मानसी। और एक का नाम है मासी। दोनों को ध्यान रखेंगे। जो मानसी है ये भाई साहब जिस नदी की सहायक नदी है उसका नाम है साबरमती नदी की सहायक। आपको अगर याद आ रहा है तो मैंने एक जल सुरंग कराई थी, मानसी वाकल जल सुरंग, बिल्कुल कराई थी सर। तो भाई साहब ये मानसी साबरमती नदी की सहायक रहेगी। और जो मासी है ये ध्यान रखना भाई साहब, ये जिस नदी की सहायक है उस नदी को आप कहेंगे बनास नदी की सहायक नदी रहेगी। ओके सर। और भाई साहब बांडी आपको पता ही है कि ये अपन ने पढ़ा है लूनी के अंतर्गत। कहां पढ़ा है? सूकी बांडी। तो भाई साहब ये लूनी नदी की सहायक है। किसकी सहायक है बेटा? ये आपके लूनी नदी की सहायक रहेगी। ओके सर। और जो ये वाली बांडी है भाई साहब ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये बनास नदी की सहायक है, बनास नदी की सहायक नदी रहेगी। ओके सर। तो यहां पे भी अंतर रहेगा, एक बांडी लूनी की है और एक बांडी बनास की है। फिर भाई साहब आती है आपकी एक रूपा रेल और एक रूपनगढ़। अब ये भी आप ध्यान रखेंगे जी सर, जो रूपा रेल है भाई साहब इसका अपन ने उद्गम देखा था उदयनाथ पहाड़ी अलवर। बिल्कुल सर, ये वही है जो भरतपुर की मोती झील में आके गिरती है। बिल्कुल। और रूपनगढ़ जो नदी है इसका अपन ने उद्गम देखा था अजमेर। बिल्कुल सर, अजमेर। ओके। और बताइए अलवर से निकलकर आपकी मोती झील वाली है ये तो? बिल्कुल है सर, मोती झील। और आपको याद हो तो रूपनगढ़ आपकी सामर झील है। बिल्कुल सर, ये सामर झील में आके गिरती है। सही कह रहे हैं गुरुजी। तो इनमें भी अंतर है बेटा, एक है रूपा रेल एक है रूपनगढ़। क्लियर है? एक रूपा रेल एक रूपनगढ़। रूपा रेल का उद्गम अलवर से जाके मोती झील, और रूपनगढ़ अजमेर से आती है गिरती है सामर झील। तो ये दोनों में भी अंतर रहेगा जी सर। आगे चलते। अब देखो भाई साहब यहां पे काफी गजब पॉइंट आपके सामने आ जाते हैं कि राजस्थान में अपवा क्षेत्र के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम। राजस्थान में अपवाय क्षेत्र के आधार पर, अब ध्यान रखना बेटा, राजस्थान में जो अपवा क्षेत्र सबसे ज्यादा बड़ा माना गया है वो मेरे भाइयों बनास का माना गया है। किसका माना गया है? बनास का भाई साहब। तो राजस्थान में अपवा क्षेत्र के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम जब आप देखने के लिए जाएंगे तो वो मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं भाई साहब जी सर। जब अपवा क्षेत्र की बात होती है तो ध्यान रखना भाई साहब, अपवा क्षेत्र जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा किसका माना गया है? बनास का माना गया है। उसके बाद किसका है मेरे भाइयों? तो उसके बाद मेरे भाइयों लूनी का है। किसका है? लूनी का है। और उसके बाद किसका है? तो भाई साहब उसके बाद आपकी चंबल का है। ठीक है सर। और उसके बाद किसका है? तो ध्यान रखना उसके बाद माही का है। तो अपवा क्षेत्र के अनुसार अगर नदियों को आपको जमाना है तो भाई साहब फर्स्ट नंबर पे आएगी, ध्यान रखना, बनास नदी। पहला नंबर बनास लेके जाएगी, दूसरा जो नंबर लेके जाएगी बेटा वो लूनी नदी लेके जाएगी। ओके सर। और तीसरा जो नंबर लेके जाएगी वो ध्यान रखना वो चंबल नदी रहेगी। ओके सर। और चौथे नंबर पे जो रहेगी बेटा वो ध्यान रखना कौन सी नदी रहेगी? माही नदी। तो कभी भी पूछे कि अपवा क्षेत्र के आधार पर, अपवा क्षेत्र के आधार पर नदियों का अवरोही क्रम क्या है, तो भाई साहब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। इसमें जब पूछा जाए तो सबसे पहली नदी जो आपको बतानी है बेटा वो बतानी है आपको बनास नदी। ठीक है सर। दूसरी जो बतानी है बेटा वो आपको बतानी है लूनी नदी। ठीक है सर। तीसरी जो अगर आपको बतानी है बेटा तो फिर आपको बतानी है चंबल नदी। ओके सर। और चौथी अगर आपको नदी बतानी है बेटा तो फिर कहना है आपको माही नदी। और अगर कोई पांचवें नंबर तक भी जाना चाहता है तो भाई साहब यहां पे आ जाएगी एक नदी और बाढ़ गंगा नदी। कौन सी बेटा? बाढ़ गंगा नदी। और छठे नंबर पे भी कोई जाना चाहता है तो यहां पे एक नदी आती है जिसको आप कहते हैं साबरमती नदी। तो अपवा क्षेत्र के अनुसार अगर नदियों का अवरोही क्रम पूछा जाए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कम से कम ऊपर की 3 नदी या 4 नदी आपको याद होनी चाहिए। कि अपवा क्षेत्र जो सबसे ज्यादा बड़ा है राजस्थान में वो बनास का है, फिर दूसरे नंबर पे लूनी है, फिर तीसरे पे चंबल है और चौथे पे माही है। 5-6 नंबर तक भी जाए तो 5वें नंबर पे बाढ़ गंगा है और 6ठे नंबर पे बेटा साबरमती है। ये ध्यान रखेंगे। ओके सर। अगला जो पॉइंट है उपबेसिन के अनुसार नदियों का क्रम। उपबेसिन क्या होता है? जैसे सुनिए भाई साहब, ये तो आपकी कोई मुख्य नदी हो गई,
ये आपकी कोई मुख्य नदी हो गई, ठीक है सर। अब सुनना, मुख्य नदी के द्वारा जो ये बेसिन बनाया जाएगा, मान के चलो यहां मिट्टी के बारीक कणों को जमाव किया, तो बेटा ये जो मुख्य नदी के द्वारा बनाया गया है ये तो कहलाता है मुख्य नदी बेसिन। क्या कहलाता है? मुख्य नदी बेसिन, ठीक है सर। लेकिन जो इसकी सहायक नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, इनके द्वारा बनाया गया जो ये बेसिन रहेंगे, इनके द्वारा बनाए गए जो ये बेसिन रहते हैं बेटा, इनके द्वारा बनाए गए जो ये बेसिन रहेंगे मेरे भाइयों, ये कहलाते हैं उपबेसिन। क्या कहलाते हैं? उपबेसिन, बिल्कुल सर। तो भाई साहब मुख्य नदी बेसिन में पहले भी बता चुका हूं आपको, राजस्थान में कितने हैं? 15, और उपबेसिन जो है वो कितने हैं? 58। तो यहां पे पूछा गया है कि उपबेसिन के अनुसार नदियों का क्रम क्या रहेगा। तो सबसे ज्यादा बेसिन जो है वो ध्यान रखना, वो भाई साहब सॉरी उपबेसिन जो है वो लूनी नदी के बताए गए हैं, लगभग 12। दूसरे नंबर पे जो है भाई साहब वो आपकी नदी आती है जिसे आप कहेंगे बनास नदी, इसके हैं 10। और तीसरे नंबर पे जो नदी आती है भाई साहब उसका नाम है चंबल नदी, इसके हैं मेरे भाइयों 7। और चौथे नंबर पे जो आती है वो है आपकी माही नदी। कौन सी? माही नदी, इसके हैं भाई सब 6। तो यहां पे ये भी ध्यान रखना है आपको कि उपबेसिन के अनुसार, किसके अनुसार बेटा? उपबेसिन के अनुसार नदियों का क्रम क्या रहेगा। तो सबसे ज्यादा लूनी, सेकंड पे रहेगी बनास, थर्ड पे रहेगी चंबल और चौथे पे रहेगी माही। ओके। और राजस्थान में टोटल मुख्य नदी बेसिन कितने हैं? तो मुख्य नदी जो बेसिन मैंने बताए वो 15 हैं। उप नदी बेसिन कितने हैं? तो टोटल अगर पूछे तो वो रहेंगे 58। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना बेटा? जी सर। तो ये आपके उपबेसिन के अनुसार। इससे पहले जो मैंने बताया वो अपवा क्षेत्र के अनुसार। फिर आगे बढ़ते हैं राजस्थान की। यहां पे देखो इन वर्णों को नहीं देखेंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। राजस्थान की नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, अब वो कहीं से भी आ रही हो, क्योंकि मैं नहीं लगाया भाई साहब कि राजस्थान में नदियों का लंबाई के अनुसार, मैं नहीं है, कहीं से भी आ रही हो चलेगा। अब हमको टोटल लेंथ कंप्लीट करनी है इसमें। तो राजस्थान की नदियों का लंबाई के अनुसार जो क्रम आता है भाई साहब, उसमें सबसे पहले जो नदी आती है उसका नाम है गुरुजी चंबल नदी। कौन सी? चंबल नदी। दूसरे पे जो आती है वो ध्यान रखना उसका नाम रहेगा माही नदी। तीसरे पे जो आती है वो ध्यान रखना उसका नाम रहेगा बनास नदी। और चौथे पे जो आती है उसका ध्यान रखना नाम रहेगा लूनी नदी। क्या रहेगा? अब इसे रटना भी नहीं है, नदियों का लंबाई के अनुसार क्रम पूछ ले तो आपको बस जो चंबल, आप हर बच्चे को पता है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल। तो बस ये चंबल ही तो खोलना है। चा से चंबल, मा से माही, बा से बनास, ला से लूनी। जब इस प्रकार से क्वेश्चन हो कि राजस्थान की नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम क्या रहेगा, तो ये रहेगा। अब लेंथ कितनी कितनी है तो आपने देखा भी था, टोटल लेंथ में ये 1051 किलोमीटर थी, बिल्कुल थी सर। फिर माही में गए थे तो माही आपकी 576 किलोमीटर थी, बिल्कुल थी सर। फिर आप यहां बनास में आए थे तो बनास बेटा 512 किलोमीटर थी, बिल्कुल ठीक सर। और जब आप लूनी में आए थे तो लूनी आपकी 495 किलोमीटर थी, बिल्कुल ठीक सर। तो इस प्रकार से जो नदियों का क्रम रहेगा बेटा राजस्थान की नदियों का लंबाई के अनुसार, वो आप इस ट्रिकली मेथड से भी याद कर सकते हैं कि चंबल लिखेंगे और उसको खोल देंगे बस। क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाई साहब अगला राजस्थान। अब देखो ये आ गया वो क्वेश्चन, राजस्थान में नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम। अभी जो मैंने नदियां लिखी थी, ध्यान देना, अभी जो मैंने नदियां लिखी थी उनमें भाई साहब मैंने पहली नदी लिखी थी आपकी चंबल, दूसरी लिखी थी बेटा मैंने माही, और तीसरी लिखी थी मेरे भाइयों मैंने बनास, और चौथी नदी पे जब मैं गया तो लूनी। बिल्कुल सर, ऐसा ही लिखा था। इसमें आपने लिखा था 1051 किलोमीटर, माही में लिखा था 576 किलोमीटर, बनास में लिखा था भाई साहब 512 किलोमीटर, और लूनी में लिखा था भाई साहब 495 किलोमीटर। यही वाली बात थी, बिल्कुल सर यही बात थी। अब देखना भाई साहब इनकी लेंथ राजस्थान में लंबाई। अब मैं बात करता हूं राजस्थान में लंबाई, तो भाई साहब इनकी जो नदियां हैं इनकी राजस्थान में जब लंबाई लेके आते हैं तो चंबल की जो राजस्थान में आती है लंबाई वो 322 किलोमीटर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। माही की जब राजस्थान में आती है तो 171 किलोमीटर, बनास तो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, ये तो टोटल लेंथ आ जाएगी इसकी 512 किलोमीटर, और जो लूनी है ये कितने के साथ आती है 330 किलोमीटर। अब बताइए अगर मैं गलती से ये कहता हूं यहां पे कि राजस्थान में लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम क्या है, तो बताइए फर्स्ट पे तो मुझे यही दिख रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सेकंड नंबर पे भाई साहब आपकी लूनी दिख रही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। और थर्ड नंबर पे आपकी चंबल दिख रही है, बिल्कुल ठीक है सर।
और भाई साहब 4 नंबर पे अगर कोई दिख रही है तो वो माही दिख रही है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये तब्दीली हो गई, बिल्कुल हो गई सर, गजब की बात कह रहे हैं आप। और तब्दीली हो गई तो अब नंबर क्या आएंगे, तो बताइए। पहले सबसे पहले फर्स्ट को ले आते, और फर्स्ट कौन है, बनास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा उसमें पहले नदी पे आएगी बनास। सेकंड कौन है, सेकंड है लूनी। भाई राजस्थान में लंबाई की बात हो रही है तो लूनी सेकंड पे आ जाएगी। और थर्ड पे कौन है, तो थर्ड पे देखिए आप, चंबल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। कौन सी नदी है, चंबल नदी। और 4 नंबर पे बेटा कौन है, तो 4 नंबर पे है माही। अब मुझे यह बताइए कि ये वाली बात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके समझ में आई कि नहीं आई, कि जब वो कहे राजस्थान में नदियों का लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, तो बेटा केवल राजस्थान में लेंथ लेनी है। और जब कहे राजस्थान की नदियों का लंबाई के अनुसार, तो फिर ये लेंथ लेनी है। बोलो बात बनी कुछ या नहीं बनी, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि हाँ सर गजब की बात आपने बताई आज हमारे लिए। और अगला, अब आ जाती है बात जल उपलब्धता की, कि किस नदी के अंतर्गत जो जल है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो जब जल उपलब्धता की बात करते हैं तो अपनी 12मासी नदी किसको कहते हैं, चंबल को कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो जल है वो चंबल नदी में मिलता है। दूसरे नंबर पे जब मैं जाता हूं तो सर दूसरे नंबर पे जल सबसे ज्यादा मिलता है बनास नदी में। और तीसरे नंबर पे जाता हूं तो मिलता है माही नदी में। हमारे यहाँ इन 3 नदियों का ही जिक्र किया गया है जल संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट के अंतर्गत, कि सबसे ज्यादा जो जल रहेगा वो चंबल में रहेगा। सेकंड नंबर पे जो है वो बनास मानी जाती है, और थर्ड नंबर पे जो है भाई साहब वो कौन मानी जाती है, तो ध्यान रखना माही नदी मानी जाती है। हाँ देखो बेटा, भरतपुर के अंतर्गत से मैं आ चुका हूं और अब उदयपुर के अंतर्गत मेरी सेवाएं चल रही हैं लक्ष्य क्लासेज के अंतर्गत। तो जितने भी भरतपुर के बच्चे हैं वो ये कमेंट नहीं करें सर वो कोचिंग छोड़ दी क्या, वो कोचिंग बेटा छोड़ते किसी भी कोचिंग को नहीं है, सारा कंप्लीट कोर्स करा के आया हूँ और अब मैंने लक्ष्य क्लासेज को ज्वाइन कर लिया। आप अपनी तैयारी को यहाँ से सुदृढ़ रूप में रखें। और ये आपकी जो क्लास है सुबह डेली चलती है 8 से 9, पूरा थ्योरेटिकल क्लास चलता है। आपने अगर पीछे की भी वीडियो नहीं देखी है तो वो पूरा देख लीजिएगा। मैं कम से कम 5 टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूं आपके लिए। अगली बात मेरे भाइयों, अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं जिनसे आपको इस पूरे की पूरे आपका जो ये चैप्टर रहा उसका समझ आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है लूनी नदी की सहायक नदी, और ध्यान रहे उसने क्या कहा है, नहीं है। जल्दी से मैं आपके आंसर चाहूंगा मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत आंसर क्या रहने वाला है। क्या लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नहीं है जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन के अंतर्गत है सूकड़ी, फिर सागी, फिर जवाई और फिर खारी। अब बताइए यहां पे आंसर क्या रहने वाला है बेटा, जल्दी से बताइए मेरे भाइयों। वेरी गुड, अब बच्चे समझने लग गए ना बेटा, अब समझने लग गए कि सर इसका आंसर रहेगा डी, क्योंकि भाई साहब सूकड़ी तो सिंगल नदी है ना, बिल्कुल। सागी भी सिंगल नदी है, जवाई भी सिंगल है, लेकिन ये क्या गारंटी है कि ये वही खारी है जो लूनी की है। भाई खारी तो मैंने 3 जगह पढ़ाई, ये बनास की भी तो हो सकती है, ये अंत प्रवाह वाली भी तो हो सकती है, और ये लूनी की भी हो सकती है। लेकिन क्या गारंटी कि ये लूनी की है, लेकिन ये गारंटी है कि ये तीनों लूनी की हैं। बिल्कुल सर, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। क्योंकि खारी को अपन ने 3 जगह देखा था भाई साहब, एक लूनी की सहायक में देखा था, बिल्कुल देखा था सर, एक लूनी की सहायक में देखा था, एक भाई साहब खारी को आपने गिरते हुए सांबर झील में देखा था, और भाई साहब एक आपने त्रिवेणी संगम बनाया था बनास नदी की सहायक में देखा था, बनास नदी की सहायक नदी के रूप में देखा था। तो क्या गारंटी कि ये वही खारी है जो लूनी की है? एकदम राइट आंसर, बहुत बढ़िया बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 कि राजस्थान का वह संभाग मुख्यालय जिसमें तीनों प्रकार का नदी तंत्र देखने को मिलता है, वहां से अरब सागर की भी नदी होनी चाहिए, बंगाल की खाड़ी भी होनी चाहिए और अंत प्रवाह की भी होनी चाहिए। आंसर दे पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं बताता हूं आपको। ऐसा आपको संभाग मुख्यालय चुनना है जिससे भाई साहब अंत प्रवाह वाली नदी भी आ जाए, जिससे भाई साहब आपके अरब सागर वाली नदी भी आ जाए, और जिससे बंगाल की खाड़ी की नदी भी आ जाए गिरने वाली। बिल्कुल सर, तो भाई साहब एक नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। ओके सर, कौन सी नदी? लूनी नदी। एक नदी है जिसे आप कहते हैं रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी? रूपनगढ़ नदी। और एक है भाई साहब जिसे आप कहते हैं डाई नदी। अब ध्यान देना बेटा, और ऐसा संभाग है आपका कौन सा? अजमेर संभाग, जिसमें ये तीनों प्रकार का नदी तंत्र देखने को मिलता है। कैसे कैसे मिलता है वो मैं बताता हूं। लूनी बताइए अपना जल कहां ले जाके गिराती है? अरब सागर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। तो भाई साहब लूनी नदी जो है निकलती है अजमेर से ही है। रूपनगढ़ कहां से आती है? अजमेर से। बताइए अपना जल कहां गिराती है? सांबर झील। और सांबर झील में गिरने वाली नदियों को मैंने आपके लिए कराया है अंत प्रवाह में। किसमें कराया है? अंत प्रवाह में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर।
और जो डाई नदी है मेरे भाइयों ये अपना जल ले जाती है किसमें, बनास नदी में। भाई बनास डाई खारी त्रिवेणी बनाता और बनास नदी से ये जल चंबल में पहुंचता है, चंबल से यमुना में पहुंचता है, यमुना से गंगा में पहुंचता है और पहुंच जाता है बंगाल की खाड़ी में। तो ऐसा आपके राजस्थान का नदी तंत्र भाई साहब, या ऐसा संभाग मुख्यालय जिसमें तीनों प्रकार का नदी तंत्र देखने को मिलता है, ओनली फॉर कौन है, अजमेर संभाग है। ध्यान रखना ये गजब का क्वेश्चन कभी बनेगा भाई साहब। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्या बेटा, अजमेर संभाग। फिर आगे बढ़ते हैं तो भाई साहब एक क्वेश्चन ये रहा नंबर 3 कि लंबाई के अनुसार, अब ध्यान रखना भाई साहब, लंबाई के अनुसार राजस्थान में नदियों का अवरोही क्रम। अब देखो वहां पे क्या लिखा है, राजस्थान में लिखा है भाई साहब, नहीं है क्या, राजस्थान में नदियों का अवरोही क्रम। अब बताइए क्या होगा भाई साहब। तो सबसे पहली लंबी नदी जो अपनी मानेंगे वो किसको मानेंगे बताइए आप, कि राजस्थान में लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई साहब, जल्दी से। चलिए तो आपसे नहीं निकल रहा है तो मेरे भाइयों इसका आंसर होगा बनास, क्योंकि बनास को मैंने अभी बताया था 512 किलोमीटर है राजस्थान में। लूनी की जो बताई थी मेरे भाइयों ये मैंने बताई थी 330 किलोमीटर है, जी सर। और आपकी चंबल की जो बताई थी ये 322 किलोमीटर बताई थी, और माही की जो मैंने बताई थी वो 171 किलोमीटर है। और उसने कहा है राजस्थान में लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम। तो बेटा राइट आंसर इसका बी रहेगा। अब इसमें अगर आपने मैं नहीं देखा तो कुछ बच्चे बेटा किसके साथ चले जाएंगे, चंबल के साथ चले जाएंगे, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा जो आपको ध्यान रखनी है कंपटीशन के दौरान। और अगला क्वेश्चन मेरे भाइयों ये रहा आपका, जिसे आप कहेंगे अपवाह क्षेत्र के अनुसार राजस्थान में नदियों का अवरोही क्रम। बेटा किसके अनुसार, अपवाह क्षेत्र के अनुसार। तो अपवाह क्षेत्र की जब मैंने बात की थी तो आपको देखो यहां वापस से समझा देता हूं। अपवाह क्षेत्र किसका सबसे बड़ा था मेरे भाइयों, अपन ने जब देखा था, जी सर। तो अपवाह क्षेत्र के अनुसार देखो अपन ने यहां पे पढ़ा था कि अपवाह क्षेत्र के अनुसार राजस्थान में नदियों का अवरोही क्रम पहले पे कौन थी, बनास थी, फिर लूनी थी, फिर चंबल थी, फिर माही थी, फिर बाणगंगा और साबरमती। ये सबसे बड़े अपवाह क्षेत्र थे, उसमें सबसे बड़ा अपवाह क्षेत्र था लूनी का। अब चलते हैं उसी जगह मेरे भाइयों, लास्ट क्वेश्चन के अंतर्गत ये रहा, अपवाह क्षेत्र के अनुसार राजस्थान में नदियों का सही अवरोही क्रम क्या है। अब बताइए पहले पे अपने पास कौन थी, बिल्कुल बेटा बनास थी, बिल्कुल ठीक थे, ठीक है भाई साहब। फिर दूसरे पे अपने पास कौन थी, बनास तो यहां 3 में लगी हुई है, तो ये चंबल तो नहीं थी ना, ये तो गलत हो गया। दूसरे पे अपने पास थी लूनी, अब यहां पे लूनी ये भी लगी हुई है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे थी अपने पास चंबल, ये चंबल, ये चंबल, ओके। और चौथे नंबर पे थी भाई साहब माही, उसके बाद थी क्या, बाणगंगा। तो देखो क्वेश्चन कितना अच्छे तरीके से उसने सेटअप किया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। पहले पे बनास आएगी, दूसरे पे लूनी आएगी, तीसरे पे चंबल और चौथे पे आएगी माही। बोलो आज की बात यहां तक आपको समझ में आई। तो मेरे भाइयों देखो समय ज्यादा हो चुका है और आपका ज्यादा समय लूंगा नहीं, क्योंकि अगली क्लास कल्चर की भी आपकी होने वाली है। तो आज का सेशन कैसा रहा वो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं मेरे भाइयों, कि यहां अपन ने अब्बा तंत्र राजस्थान का पूरा कंप्लीट कर लिया। और मुझे पूर्णतः उम्मीद है कि भाई साहब इससे ज्यादा मेरे भाइयों आपको कुछ मिल नहीं सकता। मुझे इतनी उम्मीद है, मेरी मेहनत पे विश्वास है, और आपका मुझे उम्मीद ये भी लगता है कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा अब्बा तंत्र। इसमें से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। तो आज का जो सेशन था मेरी तरफ से मैंने काफी एनर्जी युक्त ये सेशन रखा। आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आप इस वीडियो के नीचे मेरे भाइयों। तो आज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी मिलते हैं कल उसी मॉर्निंग में उसी एनर्जी के साथ भाई साहब, और उसी जज्बे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद, जय जवाहर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।